बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात भी बताई जा रही है। ओबीसी आयोग से मेट्रो प्रोजेक्ट तक 15 प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात आज सामने आ रही है। बता दें, ये पहली अहम बैठक थी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली अहम कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में किया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से खास तौर पर ओबीसी मोर्चे को करने की बात सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये पहली बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश में सरकारी योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही किया गया है। फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। बता दें कि 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है। योगी सरकार की ये अहम बैठक है और फिलहाल आपको कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जिन जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है वो मंत्री फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। HNN न्यूज पर आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 15 प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगी है। योगी सरकार की अहम बैठक, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वोटरों को साधने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। योगी सरकार की इस अहम बैठक में कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, जिसमें हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत से जानेंगे कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली अहम बैठक की जा रही है। हमारे साथ फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, कितनी अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी है? 8 नए मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उसके बाद आज ये पहली बैठक हो रही है। इस बात को समझना होगा कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के पिछड़ा आयोग का गठन होना था, आज उस गठन की मंजूरी मिल गई है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये श्योर है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कोर्ट से आदेश हुआ था कि पहले पिछड़ा आयोग का गठन हो, रिजर्वेशन तय हो, उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तो पंचायत चुनाव के रास्ते साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो में लखनऊ और आगरा में मेट्रो के जो कार्य प्रस्तावित थे, उनको लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सरकार एक बड़ा बजट दे रही है। लखनऊ में फेज 2 का जो काम होना है, लखनऊ मेट्रो का, वो शुरू हो सकता है। आगरा में फेज 2 का जो काम शुरू होना है वो हो सकता है। तमाम तरीके के जनता और जनहित से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर आज कैबिनेट में बैठक हो रही है, वो मुद्दे अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात चल रही है। दूसरा, आगरा लखनऊ मेट्रो में एक नया डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि बजट पास हो सकता है, काम आपको सुचारू रूप से तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही मिर्जापुर में निजी क्षेत्र के सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जरूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नीति 2026 लाई जा सकती है। पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने का भी प्रस्ताव सामने आ सकता है। जी अच्छा पुनीत, बताया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से 8 नए मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, यूपी का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, जाति आधारित चुनाव होता है। ऐसे में जातीय समीकरण को फिट बैठाने के लिए और समाजवादी पार्टी के पीडीए से सामना करने के लिए आप देखें कि हर वर्ग से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में अब मंत्री शामिल है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, क्षत्रिय समाज के हो, पिछड़ा वर्ग के हो, SC हो, OBC हो, सभी को जगह दी गई है। ये एक साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो सभी वर्गों को साथ लेकर के चल ले। हालांकि मंत्रिमंडल में जब बंटवारा हुआ तो तमाम तरीके के आशय ये लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र चौधरी को PWD मिलेगा, इनको ये बड़ा विभाग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। विचार मंथन के बाद में सूक्ष्म लघु उद्योग भूपेंद्र चौधरी को मिला है, जो राकेश सचान से छीना गया। राकेश सचान के पास पहले 2 विभाग थे, खादी और सूक्ष्म लघु उद्योग उनसे ले लिया गया है। इसके अलावा तमाम जो मंत्री बने हैं, आप देखिए कि विभाग अगर हम कहें तो बहुत अहम नहीं है, क्योंकि अब
जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में चुनाव जिताने की भी है। ऐसे में अगर विभाग बड़ा होगा तो कार्य बड़े होंगे, क्षेत्र में काम नहीं हो पाएगा। जी, जिन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है उनमें मेट्रो प्रोजेक्ट समेत कई और प्रस्ताव भी शामिल हैं। क्या क्या वो अहम प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल? देखिए, सीधे तौर पर लखनऊ और आगरा में जिस तरीके से मेट्रो को लेकर के सरकार लगातार, आप देखिए, सर्वे हो चुका है, तमाम तरीके के जो कागजी कार्य होने थे वो पूरा हो चुके हैं और अब ऐसे में एक बजट मिलने के बाद कार्य शुरू होना था। लखनऊ में अगर मैं मेट्रो की बात करता हूं तो अमौसी एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया तक मेट्रो चलती है, जो तकरीबन 22 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबी है। ऐसे में जो इसका दूसरा फेज शुरू होना था वो IIM रोड से कनेक्टेड होना था। हालांकि अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आशा ये लगाई जा रही है कि पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। जो ग्रेविटी है ग्राउंड की, वो कंपनी ने पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यानी कि कहां पर पिलर बनने हैं, किस तरीके की ये भूमि रहेगी। जो टेक्निकल वर्क होता है, जिसे हम टेक्निकल वर्क कहते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। बजट मिलते ही कार्य धरती पर दिखाई देने लगेगा। लखनऊ वासियों को फेज 2 की जो उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरा हो, उसकी शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही आप देखिए कि कैबिनेट में जिस तरीके से मंत्रिमंडल नए मंत्रियों का आगमन हुआ है, अब उनको भी तमाम तरीके के कार्य करने हैं अपने विभागों में। इस वक्त ट्रांसफर नीति चल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर नीति रहे, उस पर काम करना है। विभाग के कई कार्य पेंडिंग है, उस पर काम करना है। तो तमाम तरीके के आज मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है और सीधे तौर पर जो मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग और लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो अहम है। जी, पुनीत हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और बता दें कि यूपी में जब नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है तो कहीं ना कहीं ये 8 नए मंत्रियों में विभाग बांटे गए हैं। यूपी सरकार में अब कुल 54 मंत्री शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र चौधरी को MSME विभाग, कृष्ण पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, मनोज पांडे को खाद्य रसद विभाग, अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग, कैलाश राजपूत को ऊर्जा विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग बांटा गया है। विभागों के इस बंटवारे को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जो नए मंत्रियों का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, सरकार के कामकाज में और तेजी आएगी। विशेष रूप से MSME, खाद्य एवं रसद और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए मंत्रियों की नियुक्ति से विकास कार्य को नई गति मिलने की बेहद उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नए मंत्रियों को नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं भी दी है। योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों के आवंटन में पूरे 8 दिनों का वक्त लगा। दरअसल 10 मई 2026 को हुए शपथ ग्रहण के बाद से ही मंत्रालय को लेकर कश्मकश जारी थी। फिलहाल यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का जब बंटवारा हुआ है तो अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं OBC SC ST मोर्चे को साधने की कोशिश भी यूपी की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। फिलहाल पुनीत मोहन, मैं ये जानना चाहूंगी, भूपेंद्र चौधरी को बताया जा रहा था कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, बट MSME विभाग दिया गया। ये भी अपने आप में ही कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी परिपक्व करवाता दिखाई दे रहा है। पुनीत, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम रिंकी मंत्रिमंडल के इस सीधे तौर पर जो नए मंत्री शपथ लिए उनके विभागों को देखें तो एक सीधी सी एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ मंत्रियों के साथ तो ऐसा ही हुआ है। जो सीधे तौर पर भूपेंद्र चौधरी के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको PWD मिलेगा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे, लेकिन इस बार जो विभाग मिला है वो उनके पड़ोसी, उनका मकान और पड़ोसी का मकान बिल्कुल सटा हुआ है, राकेश सचान का, उनसे छीन करके एक विभाग दिया गया है, वो भी MSME। दूसरा, मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए थे, उनके समर्थकों ने तो PWD के आसपास पोस्टर भी खूब लगाए थे। बस केवल एक स्टिकर लगना था कि माननीय मंत्री जी के नाम के नीचे PWD मंत्री जी को बहुत बधाई, लेकिन अब वो स्टिकर का सपना भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अगर आप विभाग देखें तो विभाग काफी अहम नहीं है। सीधे तौर पर कई ऐसे विभाग उत्तर प्रदेश में अभी भी हैं जिनकी चर्चाएं हो रही थी, जैसे सूचना विभाग, PWD विभाग। मुख्यमंत्री के पास में कई विभाग ऐसे अहम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पास में ही रहे, मुख्यमंत्री ने उन्हें किसी को नहीं दिया। PWD में जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा शुरू हो गई थी कि मंत्री बदलने वाला है, तमाम तरीके के कार्य बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनोज पांडे के समर्थक भी कयास लगाए थे कि पंचायती राज या PWD कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा। इससे पहले काफी सुगबुगाहट थी, कई मंत्रियों का कार्यभार छीना जा सकता है। ठीक है, 2027 से पहले अगर किसी का कार्यभार छीना जाएगा तो 27 में उसका असर साफ दिखाई देगा। अब ऐसे में सरकार किसी से छीनने और देने में विश्वास नहीं करती। हालांकि सीधे तौर पर राकेश सचान के पास में 2 विभाग थे तो उनसे एक विभाग जरूर लिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो दायित्व है, सबसे बड़ा जो सवाल है, इस बात को समझना होगा
कि केवल मंत्री बन जाने से नैया पार होने वाली नहीं है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। मनोज पांडे की असली परीक्षा 2027 में होगी, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी थी और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन में राज्य मंत्री मिला है। सीधे तौर पर सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की जिम्मेदारी मिली है। कृष्णा पासवान को पशु दुग्ध विकास में जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जिन 2-3 बड़े विभागों की चर्चा थी, जिसकी अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सूचना हो, जिनका बजट बड़ा होता है, जहाँ कार्य बड़े होते हैं, वो विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास में है। और अब ऐसे में असली परीक्षा है मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपने विभाग को संभालते हुए केवल 6 महीने बचे उत्तर प्रदेश के चुनाव में और अपने क्षेत्रों को भी मजबूत करना होगा। तभी अगर 27 में सरकार रिपीट होती है, हैट्रिक लगती है, तो आगे का भविष्य उज्जवल होगा। जी पुनीत, इस बार जो है 6 नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आप देखिए, यूपी पश्चिम के कई मंत्रियों को इस वजह से शामिल किया गया क्योंकि यूपी पश्चिम की ओर से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका फोकस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कृष्णा पासवान, भूपेंद्र चौधरी, तमाम नाम ऐसे आए जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया ताकि यूपी पश्चिम को मजबूत किया जा सके। लेकिन मंत्रिमंडल में अहम विभाग नहीं मिला है। अब कुछ करके दिखाना होगा, कुछ करने का समय है, क्योंकि संगठन की भी नजर है, केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर है और राज्य नेतृत्व की नजर तो है ही है। अब सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि जातीय समीकरणों को फिट बैठाने के लिए और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से सामना करने के लिए कृष्णा पासवान से लेकर के भूपेंद्र चौधरी तक को जगह तो दी गई है। लेकिन अब ये कितना असर वोटरों पर दिखा सकते हैं, कितना अपने क्षेत्र की जनता को प्रभावित कर सकते हैं, कितना सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जन जन तक पहुंचाते हैं। 2027 एक कड़ी परीक्षा है जो इस तपती गर्मी की धूप से भी ज्यादा कड़ी होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसके बाद अगर सरकार बनती है तो उसका इनाम भी जरूर मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुनीत। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने ज्ञान भारतम मिशन को लेकर प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी और कहा कि पांडुलिपि ही भारत की असली आत्मा है। उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं, बल्कि भारत के हजारों वर्षों के ज्ञान, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला का जीवंत इतिहास है। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पांडुलिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अब इन दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में पीढ़ियों पर अपनी जड़ों और संस्कृति से वो पीढ़ियां जुड़ी रहे। योगी ने आगे कहा कि अब तक 7 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों की खोज की जा चुकी है और लोगों ने भी अपनी पुरानी पांडुलिपियों साझा करने की अपील की है। उनका कहना है कि पांडुलिपियों का संरक्षण सिर्फ इतिहास बचाना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को मजबूत करना भी है। सरकार पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ये पाती लिखी है जिसकी फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, ये पाती एक प्रश्न के साथ शुरू होती है। ये सब उन्होंने एक पाती के तौर पर अपने प्रदेशवासियों को, उत्तर प्रदेशवासियों को सौंपी है। कहीं ना कहीं वो एक सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण करने की कोशिश में भी कदम आगे बढ़ा रही है। बढ़ते हैं अगर अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। खौफनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिले में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। मरने वालों में फिलहाल 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। फिलहाल अन्य 4 को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा हाईवे 730 पर हुआ, जहां एक मैजिक वाहन और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अफसर को
पहुंचने पर तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक मैजिक वाहन लखीमपुर से सिसैया की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक बहराइच की तरफ से आ रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को मौके पर सूचना दी गई है। ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई है। हमारे साथ मौके से हमारे संवाददाता शाहनवाज गौरी भी जुड़े हुए हैं। मौके की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल शाहनवाज गौरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी भयानक ये तस्वीरें जितनी नजर आ रही हैं, आपने लाइव ये तस्वीरें देखी हैं, हादसा कैसे हुआ? देखिए, बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है आज सुबह करीब 7 बजे, जब टाटा मैजिक कार पर सवार होकर 10 यात्री ईसा नगर की तरफ जा रहे थे लखीमपुर से। तो वहीं ईसा बहराइच की तरफ जा रहे थे और वहीं ईसा नगर इलाके के ऊंचा गांव बटेरा के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था और आमने सामने टक्कर हो गई, और जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई थी। आसपास के लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आपको बता दें कि करीब 10 लोग सवार थे टाटा मैजिक में, जिसमें शुरुआती जानकारी के अनुसार 9 लोगों की मौत हुई थी और एक घायल था जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अब जानकारी मिल रही है कि इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर 10 मौतें हुई हैं इस पूरी दुर्घटना में। तो कहीं ना कहीं एक हृदय विदारक घटना लखीमपुर खीरी में देखने को मिली। आपको बता दें कि इस दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और मौके पर अधिकारियों को पहुंचने दिए। इसके अलावा जो परिजन है, मृतक के परिजन है, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। जी अच्छा शाहनवाज, क्या मृतकों की पहचान हो गई है? देखिए, अभी पुलिस फिलहाल है उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शवों की पहचान कर रही है। अभी तक 3 शवों की पहचान पुलिस अभी कर पाई है और इसके अलावा जो दुर्घटना हुई है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शुरुआती तौर पर ये निकल के आया है कि तेज रफ्तार के चलते ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फिलहाल अभी तक 3 शवों की पहचान हो पाई है। अभी 7 शवों की पहचान पुलिस लगातार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें फिलहाल आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर, फोन स्क्रीन पर देखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का जायजा लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा से एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां नामी रियल एस्टेट कंपनी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। सेक्टर 113 थाना पुलिस ने एपेक्स ग्रुप के मालिक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप ये है कि बिल्डर ने लोगों को बेहतर सुविधाएं, शानदार प्रोजेक्ट्स और भविष्य में भारी मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए का निवेश करवाया। पीड़ितों का कहना है कि एपेक्स एथाना परियोजना में फ्लैट बुक कराने के बाद 2019 वर्ष में कब्जा तो दे दिया गया था, लेकिन आज तक फ्लैटों की सबलीज डीड यानी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हर बार उन्हें रजिस्ट्री के नाम पर बुलाया गया, लेकिन अंतिम समय में प्रक्रिया टाल दी जाती थी। इतना ही नहीं, विरोध करने पर धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में सतनाम सिंह, सुखबीर सिंह और वीरेंद्र कौशिक को नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एपेक्स ग्रुप पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में देखिए कितने आम आदमी प्रभावित हुए हैं। निवेशकों को घर का सपना दिखाकर करोड़ों वसूले गए। रजिस्ट्री के नाम पर बार बार टरकाने तक का आरोप भी लगाया गया। एपेक्स ग्रुप पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौके से हमारे संवाददाता रमेश परिहार जुड़े हैं। रमेश, एपेक्स ग्रुप पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने निवेशकों के जुड़ने की फिलहाल बात कही जा रही है?
देखिए, अगर निवेशकों की बात करें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दो निवेशक ऐसे थे जिनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। क्योंकि जो इतने भी बिल्डर हैं, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें, वो बिल्डर इसी तरीके से करते थे। उनका कहना था कि जब आपका फ्लैट रेडी टू मूव होता था उसको बेच देते थे, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात आती थी तो फिर वो आगे पीछे चरकाते थे। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो रजिस्ट्री की बात हुई और निवेशक इन्होंने क्या करा, उसको धमकाना शुरू कर दिया। निवेशक को धमकी देनी शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी दी और साथ ही साथ का जो करना है कर लीजिए, हम नहीं करवाएंगे रजिस्ट्री। और बार बार टरकाते रहे और करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिए उस फ्लैट से। इसके बाद जब जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, निवेशक परेशान होकर थाना स्थित तेरा पहुंचते हैं और वहां थाना स्थित तेरा पुलिस के द्वारा कल इनके खिलाफ सतनाम, जो कि मुख्य इसमें साजिश करता है, मुख्य आरोपी है और जो अपेक्स ग्रुप का मालिक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। वहीं उसके साथी सुखवीर और वीरेंद्र कौशिक, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो टीमें हैं नोएडा पुलिस की वो तैयार हैं और वो कोशिश कर रही है, खोजबीन कर रही है कि जैसे ही बिल्डर गिरफ्त में आएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। वही बात करें इस तरीके के मामले, जो बिल्डर है जो निवेशकों के साथ अच्छे सपने दिखा के, बड़े सपने दिखा के, क्योंकि ये जो शहर है गगनचुंबी इमारतों का शहर है, हाई राइज बिल्डिंग्स में हर कोई अपना फ्लैट लेना चाहता है। अगर मिनिमम फ्लैट की बात करें तो 50 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है यहाँ पर फ्लैट की। तो इस तरीके के दो फ्लैट थे जो 50-50 लाख रुपए की कीमत के थे, उन तो फ्लैटों को इन्होंने 2019 में बेचा, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। उन्हें कब्जा तो दे दिया, रहने दे दिया, लेकिन निवेशक ने उनसे कहा बिल्डर से कि सर हमारी रजिस्ट्री करवाइए, तब तो इन्होंने उनको सरकाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सरकारने की जगह उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और अन्य धमकियां दी कि हम आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर जो निवेशक थे, निवेशक के द्वारा कल 113 थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही है। जल्द ही ये गिरफ्तार हो जाएंगे और इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और इनकी अगर बात करें, इस तरीके के जो बिल्डर हैं, ये बिल्डर नोएडा में कई सारे बिल्डर हैं जिनका ये काम रहता था कि लोगों के पैसे तो इन्वेस्ट करवा लिए जाते, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं दिया जाता था। उसको लेकर रेरा सामने आया और रेरा ने जितने भी थे उसको अपने कब्जे में लिया और जो निवेशक है, निवेशकों को फ्लैट दिलाया। लेकिन इस मामले में ऐसा था कि निवेशकों को फ्लैट की और जो यूं कहे पोजीशन तो दे दी गई, लेकिन पोजीशन के बाद जब रजिस्ट्री की बात आई तो रजिस्ट्री में धमकाना शुरू कर दिया और रजिस्ट्री के लिए टरकाना शुरू कर दिया और उनके करोड़ों रुपए लेकर डकात लिए बिल्डर ने। इस तरीके का मामला ये अपने आप में नया मामला था, क्योंकि अगर ये रेरा के पास होता तो इस तरीके का मामला सामने नहीं आता और रजिस्ट्री भी शायद आसानी से हो जाती। क्योंकि रेरा के जो कुछ नियम कानून ये थे कि जितने भी बिल्डर है जिन्होंने निवेशकों से पैसा लगाया लेकिन वो अपने निवेशकों को पोजीशन नहीं दे पाए या फ्लैट नहीं दे पाए, तो उनको फ्लैट दिलाने का रेरा के द्वारा किया जाता है। रेरा की गाइडलाइंस है कि जो भी इस तरीके के फ्लैट है उसको हमारे अधीन किया जाए और उससे फिर रेरा और उस पर निर्णय लेती है। लेकिन यहाँ पर रेरा का कोई सीन नहीं है, तो सीधा सीधा जो वार्तालाप हुई वो हुई निवेशक और बिल्डर के बीच में। बिल्डर और निवेशक के जो बीच में वार्तालाप हुई उसमें बिल्डर के द्वारा जब निवेशक को धमकाना शुरू कर दिया तब निवेशक पुलिस की सहायता लेता, सहायता से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। वही नोएडा पुलिस की एक्टिव मोड पर नजर आती है। इनको जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए इनके लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही ये तीनों के तीनों गिरफ्त में पुलिस की होंगे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भी हम ऐसे फ्लैट खरीदते हैं, कोई भी निवेशक है इस तरीके के फ्लैट खरीदते तो सबसे पहला काम यह होता है कि हमारी अगर पेमेंट पूरी हो रही है तो हमें रजिस्ट्री करवा दी जाए, और रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो इस तरीके की जो परेशानियां वो सामने आती है। और ऐसे और यूँ कहें कि जो ये बिल्डर्स हैं, ये जबकि बड़े ग्रुप के बिल्डर है, इस तरीके की छोटी हरकतें कर रहे हैं और निवेशकों को धमकाना, उनको उनके साथ ये तरकाना, ये सारी चीजें। अच्छा, फिलहाल रमेश किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है, बिल्डर या उसके साथियों की? देखिए, बिल्डर और उनके साथियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। जल्दी उन्हें गिरफ्त कर लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और जहां तक निवेशकों की बात करें, क्योंकि पूरी उम्र की जमा पूंजी इंसान अपने फ्लैट घर खरीदने में लगा देता है और निवेशकों की पूरी जमा पूंजी इसमें लग चुकी है, क्या कुछ पुलिस फिलहाल मामले की कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं बयान दे रही है? देखिए रिंकी, पुलिस का कहना ये कि हमारे पास निवेशक शिकायत लेकर थाने 113 में आया था और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा, क्योंकि बड़ा बिल्डर था, बड़े बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द ये नोएडा पुलिस की हिरासत में होंगे और उन्हें जेल भेजा जाएगा। और वहीं उनको जो निवेशक है उनको संतुष्टि दिलवाई गई है नोएडा पुलिस के द्वारा कि आप लोगों की रक्षा के लिए हम तत्पर हाजिर हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, किसी भी तरीके की कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करता तो आप तत्काल नोएडा पुलिस से सहायता मांगे, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। वही बात रही रजिस्ट्री के लिए भी आगे जब कानून का सहारा लिया जा रहा है तो आगे कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के माध्यम
तो इन बिल्डरों पर कार्रवाई करते रहे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल रमेश शुक्रिया। देखिए, घर का सपना देखकर किस तरह से निवेशकों का पैसा डकार लिया गया बिल्डर द्वारा। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, बयान भी ऐसे देते हुए नजर आ रही है, सुनाई दे रहा है। क्या कुछ है आपका इन खबरों पर कहना, जरूर हमें बताते रहिएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए HNN न्यूज़ के साथ। मैं रिंकी बत्रा यहीं पर विराम लेती हूँ। नमस्कार।